नमस्कार फ्रेंड्स, आज हम लोग बात करने वाले हैं एडाप्टेशन जहाँ तक किया था उसके आगे। तो इस पे अभी तक हमने टेम्परेचर पर बात कर लिया है और एक्वाटिक जो हैबिटेट्स होते हैं उन पर बात कर लिया है और इनके लिए जो रिस्पांस की बात किया था। तो कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म किस प्रकार का रिस्पांस करता है ये हमने 3 कैटेगरी में उसको डिवाइड किया था। इनमें से पहला कौन था, पहले की बात किया था हमने, वो रेगुलेटर होता है। ये 3 तरीके का रिस्पांस था। बात हो रही थी रिस्पांस to abiotic factors, abiotic factors। और हमने आपसे बात किया था कि दुनिया के सारे ऑर्गेनिज्म 3 प्रकार का रिस्पांस करते हैं। इनमें से पहले ऐसे होते हैं कैटेगरी, उनको हम बोलते हैं रेगुलेटर। ये पहली कैटेगरी होती है रेगुलेटर्स की। दूसरी कैटेगरी होती है कन्फर्मर्स की और तीसरी कैटेगरी हमने आपको बताया था पार्शियल रेगुलेटर की। पार्शियल रेगुलेटर्स इस प्रकार से हमने आपको बताया था और कहा था कि जो रेगुलेटर्स होते हैं एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के साथ इनके इंटरनल इन्वायरमेंट में किसी भी प्रकार का कोई चेंज नहीं आता है, राइट। ये पूरी तरह से अपनी इंटरनल सिस्टम को कांस्टेंट रखते हैं, किसी भी प्रकार के परिवर्तन का विरोध करते हैं। दूसरी कंडीशन हमने आपको बताया था कौन सी, इसमें हमने आपको कन्फर्मर्स के बारे में बताया था कि जो कन्फर्मर्स होते हैं दे एडजस्ट देयर इंटरनल कंडीशन अकॉर्डिंग टू द एक्सटर्नल कंडीशन। जिस तरीके से एक्सटर्नल कंडीशन चेंज होगी उसके अनुसार ही अपने आप को एडजस्ट कर लेंगे, परंतु रेगुलेटर अपने आप को एडजस्ट नहीं करते हैं, वो कांस्टेंट इंटरनल कंडीशन मेंटेन करते हैं। इस पर डिस्कशन हमने किया था। तीसरी कंडीशन हमने आपको बताया था रिस्पॉन्स के बारे में, वो ये था कि कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं कि शुरुआत में तो वो एडजस्ट करते हैं इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, लेकिन इसकी एक लिमिट ऑफ टॉलरेंस होती है और उसके बाद फिर वो क्या करते हैं, वो पूरी तरीके से रेगुलेटर हो जाते हैं। ऐसे ऑर्गेनिज्म को हम पार्शियल रेगुलेटर कहते हैं। एडाप्टेशंस की हमने चर्चा किया था, ढेर सारे प्रकार के एडाप्टेशंस जिनमें उनके हैबिटेट के बारे में बात किया था कि कोई भी ऑर्गेनिज्म किस प्रकार रहता है, कहाँ रहता है, अकॉर्डिंग टू दैट उसकी बॉडी में मार्फोलॉजिकल डिटेल्स में कोई चेंज आता है, उसके इंटरनल फिजियोलॉजी में कोई चेंज आता है, बिहेवियर में चेंज आता है, ये सारी बात हमने किया था। और इनमें से पहला जो बायोटिक फैक्टर है जो एक्वाटिक मीडियम में रहने के लिए, और एक हमने टेम्परेचर पर बात किया था। और टेम्परेचर के लिए हमने आपको बताया था कि थर्मो रेगुलेटरी सेंटर जो होता है वो किस में होता है, हाइपोथैलेमस में स्थित होता है, और मैमल्स और बर्ड्स जो होते हैं वो एंडोथर्मिक कंडीशन में आते हैं, राइट। इसके अलावा अन्य ऑर्गेनिज्म में भी टेम्परेचर को कंट्रोल करने की व्यवस्था होती है। जैसे प्लांट्स की बात करें तो प्लांट्स में ट्रांसपायरेशन की क्रिया होती है जिससे वाटर एब्जॉर्प्शन होता है और उनके एरियल सरफेस से पानी का नुकसान होता है वाटर वेपर के फॉर्म में। और जिस प्रकार से वाटर वेपर का नुकसान होता है तो उनकी बॉडी का टेम्परेचर जो होता है वो मेंटेन रहता है। कूलिंग इफेक्ट इसको कहते हैं, कूलिंग इफेक्ट ऑफ ट्रांसपायरेशन, इसकी हमने बात किया था, ठीक। टेम्परेचर में हमने आपको बताया था कि जो ये बेसल मेटाबॉलिक रेट होता है इसका भी असर पड़ता है। जो लोअर ऑर्गेनिज्म होते हैं मैंने आपको बताया था, ये स्मॉल साइज़ के ऑर्गेनिजम्स जिनकी बॉडी का आकार छोटा होता है, उनका बेसल मेटाबॉलिक रेट जो होता है वो ज़्यादा होता है, इसलिए क्योंकि उनकी जो बॉडी सरफेस एरिया होती है उनके वजन के कंपैरिजन में थोड़ा ज़्यादा होती है। इस वास्ते ये जो स्मॉल साइज़ के ऑर्गेनिजम्स होते हैं ये कोल्ड क्लाइमेट में नहीं पाए जाते हैं। लार्ज साइज़ के ऑर्गेनिज्म वहाँ पर पाए जाते हैं, जैसे पोलर बियर्स होते हैं अंटार्कटिक रीजन में। इस पर हमने आपसे बात किया था बेसल मेटाबॉलिक रेट का एग्जाम्पल दे करके, ठीक। इसके बाद हमने डिस्कशन किया था कि जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जैसे बात करें अगर हम मैमल्स रेप्टाइल्स की बात करें, रेप्टाइल में एग्जांपल आपकी एनसीईआरटी में दिया गया है, गिरगिट की बात की इन्होंने, चैमेलियन की। तो इसमें टेम्परेचर को रेगुलेट करने के लिए उन्होंने ये बताया है कि अगर वातावरण का ताप बहुत कम होता है, टेम्परेचर घट जाता है, तो ऐसी कंडीशन में जो गिरगिट होता है ये अपने बॉडी को एडजस्ट कराने के लिए क्या करता है, ये भागता है किधर, धूप में, और जा करके धूप सेकता। तो बास्किंग की बात किया गया है कि अगर टेम्परेचर बहुत कम है तो चैमेलियन जो होगा वो बास्किंग करता है, धूप सेकता है जाकर, और अगर टेम्परेचर बढ़ जाए तो ये छाया की तलाश में भागता है, ठीक। ये तमाम प्रकार के एडाप्टेशंस मैंने आपको टेम्परेचर के संबंध में बताया था। हमने आपसे बात किया था कि सिवरिंग होती है, हम अपनी बॉडी को राउंड अप करने की कोशिश करते हैं कोल्ड क्लाइमेट में। सिवरिंग में क्या होता है कि आपकी बॉडी की मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करती हैं जिससे हीट जनरेट होती है और उससे हम अपने इंटरनल टेम्परेचर को मेंटेन रखते हैं, राइट। तो ये सारी बात हमने किया था। इसके बाद हमने पानी पर एडाप्टेशन पर बात किया था। पानी के बारे में हमने आपको बताया था कि जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं एक ऑस्मो कन्फर्मर होते हैं, दूसरे कौन होते हैं,
आस्मो रेगुलेटर होते हैं, एक पार्शियल रेगुलेटर होते हैं। यहाँ तक की बात किया था। और पानी में रहने वाले ऑर्गेनिज्म में एक प्रेशर का भी होता है। प्रेशर का मतलब ये हो गया कि अगर समुद्र की गहराई में कोई ऑर्गेनिज्म है, डीप सी वाटर में, तो मान लो जैसे कि ये सी वाटर है और ये वाटर बॉडी है और कोई भी ऑर्गेनिज्म यहाँ पर रह रहा है। मान लो कि कोई फिश है जो यहाँ पे रह रही है, मान लो कोई मछली है जो यहाँ पर रह रही है, इस डेप्थ में रह रही है। अब आपको मालूम है कि इतनी हाइट का जो पानी है, इसका क्या होगा, यहाँ पर प्रेशर बनेगा। अगर आपके सिर पर 50 किलो का वजन रख दें तो आप महसूस करेंगे, कंफर्ट महसूस करेंगे? नहीं, परेशान रहेंगे। ये प्रेशर है। तो इसी प्रकार से ऐसे ऑर्गेनिज्म जो पानी की डेप्थ में नीचे पाए जाते हैं, यहाँ पर उपस्थित हैं, तो इनके ऊपर इतनी वाटर बॉडी का जो प्रेशर है वो रहेगा, इट इज़ क्रशिंग प्रेशर, मतलब इतना ज़्यादा हो कि शरीर फट सकता है। तो ऐसे ऑर्गेनिजम्स किस प्रकार से अपना बचाव करते थे, क्वेश्चन मार्क आपके एनसीईआरटी में लगाया गया है। तो आप इसको समझ लें कि इनकी बॉडी में विशेष प्रकार के केमिकल्स का स्टोरेज होता है, जिनको हम पीजोलाइट्स कहते हैं। पीजोलाइट्स होते हैं, तो ये अपनी बॉडी के अंदर पीजोलाइट्स का स्टोरेज करते हैं। ये पीजोलाइट्स होते हैं जो इनकी बॉडी में स्टोर होते हैं, विशेष प्रकार के इलेक्ट्रोलाइट्स, जो कि इस क्रशिंग प्रेशर से इनको निजात दिलाने का काम करते हैं। तो इस तरीके से डेप्थ में रहने वाली जो मछलियाँ होती हैं, ये इनमें एडाप्टेशन होता है। इसके अलावा क्या होता है कि चूंकि समुद्र की गहराई में वहाँ पर लाइट पहुँचती ही नहीं है, ऐसी कंडीशन में एक तो न्यूट्रिशन की प्रॉब्लम प्लांट्स में होती। तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि केमोसिंथेटिक, वहाँ पर केमो ऑटोट्रॉप्स पाए जाते हैं बैक्टीरिया समुद्र की तलहटी में, जो कि बिना सूरज की रोशनी के भी अपना काम चला लेते हैं। ठीक, दूसरी तरीके से जो अगर देखें तो उसमें जो एनिमल्स पाए जाते हैं जो डेप्थ में होते हैं, बेंथोस एनिमल्स होते हैं, चूँकि वहाँ लाइट होती नहीं है, तो शिकार की तलाश में अगर वो निकलते हैं तो उनमें लाइट एमिटिंग डिवाइस होती है। इसी तरीके से कुछ मछलियों में इलेक्ट्रिक ऑर्गन्स पाए जाते हैं जो अपने शत्रुओं से सुरक्षा के लिए होते हैं। और कुछ में क्या होता है, बायोल्यूमिनेसेंस की घटना होती है, जिसमें कि वो अपने शरीर से लाइट उत्पन्न करते हैं, चमक उत्पन्न करते हैं। तो जैसे आप अंधेरे में टार्च की रोशनी लेकर के कुछ तलाशते हैं, उसी तरीके से समुद्र के धूप अंधेरे में इनमें बायोल्यूमिनेसेंस की घटना होती, खास करके लोअर ऑर्गेनिज्म में, जैसे सेरेटियम नॉक्टिल्यूका टाइप के प्रोटोजोन्स होते हैं, तो ये बायोल्यूमिनेसेंस की घटना शो करते हैं। इसी प्रकार से टेनोफोर्स होते हैं कि ये समुद्र में के अंधेरे में एडाप्ट करने के लिए अपनी बॉडी से लाइट इमिट करने का काम करते हैं। तो ये सब तमाम प्रकार के एडाप्टेशन जो कि डीप सी में पाए जाते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से मैंने आपको टेम्परेचर के बारे में बताया, मैंने आपको एक्वाटिक हैबिटेट में रहने वाले ऑर्गेनिज्म का एडाप्टेशन समझाया। आइए और बात करते हैं कि ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो फ्री लिविंग नहीं हैं परंतु वो किसी की बॉडी में रहते हैं बतौर पैरासाइट्स। अगर कोई ऑर्गेनिज्म पैरासाइट की तरीके से, एंडो पैरासाइट की बात कर रहा हूं, कोई भी ऑर्गेनिज्म है एंडो पैरासाइट की तरह, जैसे कि आपके एलिमेंट्री कैनाल में एस्केरिस रहता है, लीवर में आपके फैसियोला हिपैटिका रहता है एंडो पैरासाइट के तौर पर। तो इसकी बॉडी में भी कुछ खास प्रकार के एडाप्टेशंस होते हैं जो एंडो पैरासाइट्स होते हैं। ये दीज ऑर्गेनिजम्स are well adapted to their parasitic mode of life। ऐसे ऑर्गेनिज्म अपने परजीवी जीवन के लिए अनुकूलित होते हैं और किस किस प्रकार का अनुकूलन अर्थात एडाप्टेशन इनमें पाया जाता है, इसकी एक ब्रीफ लिस्टिंग हम कर लेते हैं कि किस किस प्रकार के एडाप्टेशंस यहाँ पर पाए जाते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे किसकी, बिहेवियरल। बिहेवियरल एडाप्टेशन। दूसरा होता है एनाटॉमिकल मॉर्फोलॉजिकल एडाप्टेशन। तीसरा होता है एनाटॉमिकल एडाप्टेशन। चौथा होता है फिजियोलॉजिकल एडाप्टेशन। पांचवा होता है इम्यूनोलॉजिकल एडाप्टेशन।
और रिप्रोडक्टिव एडाप्टेशन होता है। इतने लेवल का एडाप्टेशन इन ऑर्गेनिजम्स में पाया जाता है। ये जो एंडोपैरासाइट्स होते हैं, खास करके अगर हम बात करें हेलमिन्स की, जो आपकी बॉडी के अंदर पाए जाते हैं, तो इनमें कुछ खास प्रकार के एडाप्टेशन होते हैं। सबसे पहला हम बात कर रहे हैं बिहेवियरल एडाप्टेशन। बिहेवियरल, इनके व्यवहार में कुछ परिवर्तन होता है। सीडेंट्री मोड ऑफ लाइफ होती है, सामान्य तौर पर एक जगह पर पड़े रहते हैं, क्योंकि इनकी बॉडी की डिज़ाइन इस प्रकार होती है कि इनको भोजन आराम से एलिमेंट्री कैनाल में पचा पचाया प्राप्त हो जाता है, इसलिए ये ज़्यादा एक्टिव नहीं होते हैं। तो ये कैसे होते हैं? बिहेवियरल एडाप्टेशन की अगर हम बात करें तो बिहेवियरल में लेस एक्टिव, सीडेंट्री लाइफ होती है। सेडेंट्री का मतलब ये होगा कि एक जगह पर स्थिर होते हैं, मतलब फाउंड अटैच टू ए पर्टिकुलर पार्ट ऑफ द बॉडी। एलिमेंट्री कैनाल अगर गट वाल में है, गट वाल से चिपके हुए ये पाए जाएंगे, इसलिए इनमें ऑर्गेन फॉर एंकरिंग होता है, जो कि इनका मॉर्फोलॉजिकल एडाप्टेशन होता है। तो बिहेवियर का मतलब ये हो गया कि ज़्यादा एक्टिव नहीं होते हैं, इनमें मूवमेंट नहीं होता, क्योंकि ऑर्गेन ऑफ मूवमेंट होता ही नहीं है, ठीक है। तो ये सीडेंट्री लाइफ इनकी होती है, क्योंकि ज़्यादा चलने फिरने की ज़रूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि भोजन की तलाश नहीं करना है इनको। किसी भी ऑर्गेनिज्म में जो मूवमेंट होता है वो किस पर्पज से होता है, पढ़ा चुका हूँ आपको, भोजन की तलाश में, रिप्रोडक्टिव मेट की तलाश में, और सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से। ये तीन प्रकार से एडाप्टेशन होता है। भोजन की तलाश में ढेर सारे ऑर्गेनिज्म शिकार करने के लिए निकलते हैं, चाहे वो दिन में निकले या रात में निकले। जो रात में एक्टिव होते हैं उनको नॉकटर्नल कहते हैं, दिन में जो चलते हैं उनको हम डायर्नल कहते हैं। तो इनमें क्या होता है, शिकार करने की हैबिट होती नहीं है, भोजन के लिए मारामारी नहीं है, क्योंकि भोजन सर्वसुलभ है। जैसे फैसियोला हिपैटिका की अगर हम बात करें, वो आपके लीवर में होता है। अब आपको मालूम है कि लीवर के अंदर तो ऐसे ही स्टोर्ड फूड मटेरियल होता है, लीवर के अंदर स्टोर्ड फूड मटेरियल ऐसे ही पाया जाता है, ग्लाइकोजन है, ऑयल है, ठीक है। तो इसको ऑलरेडी वहाँ पर सर्वसुलभ होता है भोजन, लीवर में पाए जाने वाले फैसियोला हिपैटिका को, इसलिए इसको शिकार करने की कोई आवश्यकता नहीं है, राइट। तो फिर एक्टिव नहीं होंगे, ठीक है। तो ये क्या होता है कि ऑर्गेन फॉर अंकरिंग पाया जाता है, एंकोरेज के लिए होता है कि किसी एक पर्टिकुलर एरिया से ये चिपके हुए पाए जाते हैं। हम बात करेंगे उन पर, अभी वो मॉर्फोलॉजिकल एडाप्टेशन में आएगा, ठीक है। तो बिहेवियरल एडाप्टेशन में केवल आपको इतना जानना है कि लेस एक्टिव और सीडेंट्री लाइफ होती है, इनमें मूवमेंट नहीं होता। अब अगर हम बात करें कि मॉर्फोलॉजिकल एडाप्टेशन पर, तो शरीर की रचना कुछ इस प्रकार की होती है, इनमें कुछ खास प्रकार के ऑर्गेन्स पाए जाते हैं जो कि एंकोरेज का काम करते हैं, ताकि वो हमारे एलिमेंट्री कैनाल के किसी टिश्यू से एक जगह से चिपके हुए पाए जाए। अगर कहीं पर वो चिपक गए तो फिर सीडेंट्री अपने आप हो गए। अब चिपकने के लिए इनमें ऑर्गेन्स होते हैं जिनको हम सकर्स कहते हैं, ठीक। तो यहाँ पर जो मॉर्फोलॉजिकल एडाप्टेशंस होता है, तो इनमें अगर देखें तो इनमें जो ऑर्गेन फॉर मूवमेंट जैसे लिम्ब वगैरह नहीं पाए जाते, लिम्स नॉट फाउंड। इनमें हाथ पैर नहीं होते चलने के लिए, ऑर्गेन फॉर लोकोमोशन नहीं होता है कुछ भी। दूसरी बात क्या होती है कि सकर्स होते हैं, सकर्स फाउंड फॉर एंकोरेज। ऑर्गेन फॉर होल्ड फास्ट आप कह सकते हैं। ऑर्गेन फॉर होल्ड फास्ट का मतलब कि किसी भी जगह से चिपका करके रखने वाले ऑर्गेनिज्म इनको कहा जाता है, राइट, ध्यान रखेंगे। इस प्रकार से जो है ये ऑर्गेन फॉर एंकोरेज होते हैं, जो कि इनको किसी एक जगह से चिपका कर रखने में मदद करते हैं, राइट। तो खास करके जो मॉर्फोलॉजिकल एडाप्टेशन सबसे ज़्यादा जो परिवर्तन हो रहा है वो हेलमिन्स में होता है, और यही ज़्यादा मात्रा में होते हैं, जो कि एंडोपैरासाइट्स के रूप में आपकी बॉडी के अंदर रहते हैं, कुछ खास ऑर्गेन में पाए जाते हैं। जैसे ये लीवर में पाए जा रहे हैं, एलिमेंट्री कैनाल में पाए जा रहे हैं, लेकिन इनमें ऑर्गेन फॉर एंकोरेज होता है, और इसी को हम क्या नाम देते हैं, इनको हम सकर्स कहते हैं। अब जैसे फैसियोला हिपैटिका की अगर हम बात करें, तो अपने वेंट्रल सकर की मदद से ये आपके लीवर में किसी जगह पर चिपका हुआ पाया जाता है, राइट। स्ट्रक्चर अगर हम देखें फैसियोला हिपैटिका की अगर बात करें, तो ये ओरल सकर होता है, इस तरह से ये इनकी लीफ लाइक बॉडी होती है। वेंट्रल सरफेस पर यहाँ पर अगर हम देखें तो दिस स्ट्रक्चर इट इज नोन एज द वेंट्रल सकर। ये वेंट्रल सकर होता है, एंड दिस वन इज द ओरल सकर, और यहां पर माउथ होता है।
ये है स्ट्रक्चर अगर देखें तो इस प्रकार से फैसियोला हिपैटिका की बात करें तो ऑर्गेन फॉर एंकोरेज कौन सा होता है, तो दैट इज द सकर, वेंट्रल सकर होता है। वेंट्रल सकर की मदद से ये किसी टिश्यू के साथ चिपके हुए पाए जाते हैं। ठीक है, मार्फोलॉजिकल एडाप्टेशन के बाद हम बात करेंगे मार्फोलॉजिकल एडाप्टेशन। अगर हम देखें जो फ्लैट वर्म्स जैसे टीनिया सोलियम की बात करें, सेस्टोट्स में जो होते हैं, अगर हम बात करें सेस्टोट पैरासाइट्स, सेस्टोट्स आपको मालूम है कि ये फ्लैट वर्म्स होते हैं, फ्लैट वर्म्स, और इनकी बॉडी सेगमेंटेड होती है। ठीक है, तो इनमें अगर हम बात करें तो मार्फोलॉजिकल एडाप्टेशन में इनका जो हेड वाला पोर्शन होता है, ये बाकी हिस्सा, ये इसका नेक होता है और रेस्ट ऑफ द पार्ट सेगमेंटेड होता है, जिसको हम एस्ट्रोबिलस कहते हैं। और इस तरह से बॉडी के सेगमेंट्स को प्रोग्लाटिड्स कहते हैं। तो दिस पार्ट इज नोन एज नेक, दिस पार्ट इज नोन एज एस्ट्रोबिलस। यहां पर सकर्स पाए जाते हैं। इस तरह से 4 सकर्स होते हैं और 2 राउंड में इनमें हुक्स पाए जाते हैं, जिनको हम रोस्टेलर हुक्स कहते हैं। इनको नाम देते हैं रोस्टेलर हुक्स, और इस स्ट्रक्चर को हम नाम देते हैं रोस्टेलम। ये जो होते हैं यहाँ पर सकर्स होते हैं फॉर एनकोरेज। इस तरह से ये सकर्स पाए जाते हैं, एनकोरेज के लिए होते हैं, यानी कि किसी भी पार्ट से अटैच करने के लिए स्ट्रक्चर सकर्स होते हैं। ध्यान रहे कि इनमें माउथ नहीं होता, तो सकर्स का मुख्य काम केवल होस्ट टिश्यू से एक जगह से इनको चिपकाने का होता है। यहाँ पर जो ये रोस्टेलर हुक्स पाए जाते हैं 2 राउंड में सर्कुलेट के फॉर्म में, ये क्या करते हैं कि ये कंटीले स्ट्रक्चर्स होते हैं कि आपके टिश्यू में कट लगाने का काम करते हैं, घाव करने का काम करते हैं। तो ये घाव करने का काम करेंगे ताकि ये अपने सकर्स की मदद से उस इंजर्ड एरिया से चिपक करके वहाँ पर रह सकें, राइट। तो ये व्यवस्था होती है। अब इनमें अगर हम देखें तो रेस्ट ऑफ द बॉडी पार्ट जो होता है वो क्या होता है, तो ये इनमें रेस्ट ऑफ द जो बॉडी पार्ट होता है, इसमें ये प्रोग्लाटिड्स में बटा हुआ ये सेगमेंटेशन होता है। तो ये कुछ खास प्रकार के मार्फोलॉजिकल एडाप्टेशंस होते हैं, राइट। अगर हम एस्कैरिस की बात करें जो आपकी एलिमेंट्री कैनाल में रहता है, तो उसमें जो उसके होंठ होते हैं, लेबियम की बात अगर करें, ट्राई रेडिएटेड प्रोवाइडेड विद द स्पाइंस, डेंटिकुलेट लेबियल स्ट्रक्चर वहाँ पर पाया जाता है, और वो तिकोनाकार स्ट्रक्चर होता है, उसके माउथ की बनावट ऐसी होती है जिसकी मदद से वो आपके एलिमेंट्री कैनाल के किसी पॉइंट पर चिपक जाता है। ठीक है, और उसमें भी ऑर्गेन फॉर लोकोमोशन नहीं होता। तो ये सब मार्फोलॉजिकल एडाप्टेशन में आ गया। अब बात करेंगे हम इसके एनाटॉमिकल एडाप्टेशन की। नेक्स्ट, कम टू द एनाटॉमिकल एडाप्टेशन। पैरासाइट्स में एनाटॉमिकल एडाप्टेशन की बात अगर करें, एनाटॉमी का मतलब होता है शरीर की आंतरिक बनावट में विशेष परिवर्तन होता है पैरासाइटिक मोड ऑफ लाइफ के लिए, कि ये परजीवी जीवन के लिए किस प्रकार अनुकूलित हैं। तो जरा आइए और समझते हैं इस चीज़ को। ये एनाटॉमिकल एडाप्टेशन में सबसे पहले अगर हम लीवर फ्लूक की बात करें, लीवर फ्लूक की अगर हम बात करें तो एलिमेंट्री कैनाल जो होती है, जो इनकी एलिमेंट्री कैनाल होती है, दैट इज वेरी सिंपल। इनमें स्टमच नहीं होता, ठीक है। इनमें लार्ज इंटेस्टाइन का कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता है। बाईपार्टाइट स्मॉल इंटेस्टाइन पाया जाता है इनमें। तो इसलिए वेरी सिंपल एलिमेंट्री कैनाल होती है। ओनली माउथ, ओसोफेगस एंड स्मॉल इंटेस्टाइन, यहां पर स्मॉल ना लिख करके केवल इंटेस्टाइन लिखेंगे। और इनकी जो इंटेस्टाइन होती है बहुत ही सिंपल होती है। क्यों एलिमेंट्री कैनाल इतना सिंपल क्यों होता है? इसलिए इतना सिंपल होता है क्योंकि इनको ऑलरेडी पचाया भोजन प्राप्त होता है, ऑलरेडी पचा हुआ भोजन इनको प्राप्त होता है, तो पचाने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। इसीलिए एलिमेंट्री कैनाल जो होती है इट इज़ वेरी सिंपल, बहुत ही सिंपल टाइप की होती है, राइट।
अब अगर हम बात करें सिस्टोट्स की, किसकी बात करेंगे? सिस्टोट्स की। तो यहां पर एलिमेंट्री कैनाल होता ही नहीं है इन सिस्टोट्स। नो एलिमेंट्री कैनाल। सिस्टोट्स में एलिमेंट्री कैनाल पाई ही नहीं जाती है। बाकी जो सारे ऑर्गेन्स होते हैं, जैसे सर्कुलेटरी सिस्टम है, अनुपस्थित होता है। ऑर्गेन सिस्टम तो पाया ही नहीं जाता कोई की सर्कुलेटरी सिस्टम हो, ठीक है। तो बहुत ही सिंपल टाइप का यहाँ पर अरेंजमेंट होता है। एलिमेंट्री कैनाल इज कंप्लीटली लैकिंग एज दीज गेट डाइजेस्टेड फूड मटेरियल। एलिमेंट्री कैनाल का मुख्य काम होता है भोजन को पचाना, और आपको पता है कि इनको पचाया भोजन आपके इंटेस्टाइन से प्राप्त होता है, इसलिए इनको पचाने की कोई आवश्यकता नहीं है। ऑलरेडी डाइजेस्टेड फूड इनको प्राप्त होता है। तो इसलिए एलिमेंट्री कैनाल सिस्टोट्स के केस में जितने भी सिस्टोट्स होते हैं उन सब में अनुपस्थित होता है। बात समझ गए? और एलिमेंट्री कैनाल नहीं है तो ना माउथ होगा ना एनस होगा, ऐसी कोई बात नहीं होती है, ठीक है। तो ये बात हम आपको बता रहे थे। एनाटॉमिकल में एलिमेंट्री कैनाल पूरी तरह से या तो अनुपस्थित होता है जैसे कि सिस्टोट्स हैं, और या फिर ये अगर पाया भी जाएगा तो बहुत ही सिंपल टाइप का होता है, राइट। अननेसेसरी सेल जो बॉडी ऑर्गेन्स होते हैं वो नहीं पाए जाते हैं, ठीक है। कोई रेस्पिरेटरी ऑर्गेन नहीं है। एक्सक्रीटरी ऑर्गेन के रूप में सिंपल सेल्स होती हैं जिनको फ्लैम सेल्स कहा जाता है, आप पढ़ेंगे डाइवर्सिटी में, ठीक है। ब्लड वेस्कुलर सिस्टम अनुपस्थित होता है, और इनका जो नर्वस सिस्टम होता है इट इज़ आल्सो वेरी प्रिमिटिव टाइप। ब्रेन नहीं होता, ध्यान रखेंगे, ब्रेन नहीं है। और इनके शरीर के अंदर जो सेंसरी ऑर्गेन्स होते हैं वो नहीं पाए जाते, या बहुत ही प्रिमिटिव टाइप के होते हैं। क्यों ऐसा होता है? कि पैरासाइटिक मोड ऑफ लाइफ के लिए अगर इनकी बॉडी में सेंसरी ऑर्गेन होंगे तो ऐसी कंडीशन में ये एक्स्ट्रा सेंसिटिव हो जाएंगे। आप किसी के घर के अंदर अगर जाकर के ज़बरदस्ती रहना चाहते हैं तो आपको ढीठ होना पड़ेगा। ढिठाई समझते हैं ना, किसी से ना डरना, दबंग जिसको कहा जाता है। लेकिन अब दबंगई कौन करता है? दबंगई वो करता है जो पढ़ा लिखा नहीं होता, जिसको कानून की जानकारी नहीं है, कि उसको पता है कि ठीक है देख लेंगे, 2 दिन जेल में रह लेंगे, 4 दिन जेल में, तो ये क्रिमिनल्स हो जाते हैं। वो सेंसिटिव नहीं होते किसी के प्रति, और अगर वो पढ़ लिख लेते हैं तो उनको नैतिक ज्ञान हो जाता है। अब नैतिकता का अगर बोध होता है उनको, तो वो किसी के लिए क्राइम नहीं करते हैं कि भाई जीव हत्या नहीं करनी चाहिए, चोरी नहीं करनी चाहिए, ये सब गलत बात है, इसकी सज़ा मिलेगी। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि पढ़ लिख लिए, भगवान के प्रति आस्था पैदा हो गई, नास्तिक नहीं है। ये क्या चीज़ है? वो एक्स्ट्रा सेंसिटिव हो गया। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि उनका दिमाग विकसित है, उनका नर्वस सिस्टम और सेंसरी सिस्टम ये सब वेल डेवलप्ड है। अगर आप सड़क पर जा रहे होते हो, सामने से ट्रक आ रही है, आप साइड हो जाते हैं, बचने का प्रयास करते हैं, भागते हैं, प्रयास करते हैं कि हम अपने आप को बचा ले जाएं। ये क्यों? इट इज़ बिकॉज ऑफ योर एक्स्ट्रा सेंसिटिविटी। दिस अलर्टनेस कम्स ड्यू टू वेल डेवलप्ड नर्वस सिस्टम। What happens with helminths that are living in your alimentary canal? They do not have any kind of such organs. सेंसरी ऑर्गेन अगर पाए भी जाते हैं तो बहुत ही सिंपल फॉर्म में होते हैं, इनमें एक्स्ट्रा अलर्टनेस नहीं होती है। नहीं तो ये इधर उधर भागते फिरते आराम से रहते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, जो चेंज करना चाहो कर लो। ढिठाई इसको कहते हैं कि हम रहेंगे एलिमेंट्री कैनाल में, मेरी सेहत पर कोई असर नहीं पड़ेगा, इसलिए क्योंकि हम तो महामूर्ख हैं, हमारे पास सेंसरी ऑर्गेन नहीं है, हम समझते ही नहीं अपना अच्छा बुरा, तो हम तो एक जगह पर रहेंगे और जम के भोजन करेंगे और इन्जॉय करेंगे, बस यही काम इनका होता है। तो इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट, एनसीईआरटी ने भी लिखा है कि जितने भी एंडोपैरासाइट्स होते हैं, दीज हैव वेरी सिंपल टाइप ऑफ सेंसरी ऑर्गेन्स और नो सेंसरी ऑर्गेन। इस पॉइंट को आप मेंशन कर लेंगे, क्वेश्चन पूछा जा सकता है। एनाटॉमिकल में ही आएगा कि इनमें जो सेंसरी ऑर्गेन्स होते हैं वो बहुत ही प्रिमिटिव टाइप के होते हैं। इन एंडोपैरासाइट्स द सेंसरी ऑर्गेन्स या तो ये अनुपस्थित होते हैं या फिर बहुत ही प्रिमिटिव टाइप होते हैं, लेस डेवलप्ड होते हैं, ठीक है। जो सेंसरी ऑर्गेन है ये बहुत ही प्रिमिटिव और लेस डेवलप्ड होते हैं, बहुत ही सिंपल टाइप के सेंसरी ऑर्गेन्स पाए जाते हैं। बात समझ में आ रही है? ठीक है।
ऐसा क्यों है? ताकि इनके अंदर एक्स्ट्रा अलर्टनेस ना हो, ताकि आप अगर इनके खिलाफ कोई एक्शन ले रहे हैं, कोई ड्रग ले रहे हैं, ये सब तो सेंसिटिविटी कम होती है, ठीक है। ये भागते नहीं इधर उधर, और इनसिक्योरिटी है ही नहीं है। इसलिए नहीं है क्योंकि इनको दौड़ा करके कोई शिकार थोड़ो करेगा, तो ऑलरेडी कोई आपका पहले शिकार करेगा, तब फैसियोला और टीनिया का होगा। भाई आपके शरीर पर जब कोई नुकसान पहुंचाएगा तभी तो आपके शरीर के अंदर रहने वाले ऑर्गेनिज्म को नुकसान पहुंचेगा। तो कितना सिक्योर्ड एटमॉस्फेयर, जेड प्लस सिक्योरिटी आपकी बॉडी के अंदर इनकी होती है। इनको किसी कमांडो की ज़रूरत नहीं है और स्वयं से अलर्ट होने की कोई आवश्यकता नहीं है। बात समझ गए ना? तो इस प्रकार से जो सेंसरी ऑर्गन होते हैं, जैसे आइज़ नहीं होती, आंखें नहीं है चलने के लिए, क्या ज़रूरत है चलने की? चलना है ही नहीं है, बैठे बैठा भोजन मिल रहा है, बैठे मिले खाने को, कौन जाए कमाने को, सिद्धांत पर काम करते हैं ये, ठीक है। और क्या बात है, सिक्योरिटी की कोई प्रॉब्लम, ऐसा थोड़ी ना कि शेर आपकी बॉडी के अंदर घुसकर और फैसियोला हेपेटिका और टीनिया का शिकार कर लेगा है। इनको किस बात की चिंता है? आराम से पड़े हुए हैं आपकी बॉडी के अंदर, एंजॉय कर रहे हैं। तो ये सब इनका एनाटॉमिकल एडाप्टेशन है। बात समझ गए होंगे। बॉडी इज कवर्ड विद क्यूटिकल सो एज टू अवॉइड द हार्मफुल एक्शन ऑफ योर डाइजेस्टिव जूसेज। चूँकि एलिमेंट्री कैनाल में होते हैं तो आपके पाचक रस जो होते हैं वो इनको पचा नहीं पाते। उसका कारण ये है कि बॉडी पर प्रोटेक्टेड लेयर क्यूटिकल का बना हुआ पाया जाता है। स्किन काफ़ी टफ होती है और मल्टी लेयर्ड और ग्रेन्यूलर होती है। इस बात को मेंशन कर लेंगे। ये इनकी जो स्किन होती है मल्टी लेयर्ड, ग्रेन्यूलर, प्रोटेक्टिव होती है टू ओवरकम द इफेक्ट ऑफ डाइजेस्टिव जूस ऑफ होस्ट इंटेस्टाइन। इस तरह से आप देखेंगे कि इनकी जो स्किन होती है दैट इज मल्टी लेयर्ड एंड ग्रेन्यूलर। इट इज़ वेरी टफ स्ट्रक्चर एंड दिस रेजिस्ट द एक्शन ऑफ डाइजेस्टिव जूसेज। आपके एलिमेंट्री कैनाल से जो डाइजेस्टिव जूस सेक्रेट हो रहे हैं इनका कोई असर यहाँ पर पड़ने वाला नहीं है क्योंकि स्किन मल्टी लेयर्ड और ग्रेन्यूलर होती है। तो दिस वाज ऑल अबाउट द एनाटॉमिकल एडाप्टेशन। नाउ कम टू द नेक्स्ट दैट इज फिजियोलॉजिकल एडाप्टेशन। ये जो लिखा है यहाँ पर आप मेंशन कर लें, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट बात करेंगे फिजियोलॉजिकल एडाप्टेशन। एंडोपैरासाइट्स में फिजियोलॉजिकल एडाप्टेशन की बात कर रहे हैं। तो सबसे पहली बात तो यही है कि इनमें डाइजेस्टिव जूस का सेक्रीशन इनके एलिमेंट्री कैनाल में बहुत ही कम होता है बिकॉज दे गेट ऑलरेडी डाइजेस्टेड फूड मटेरियल। जिनमें एलिमेंट्री कैनाल नहीं वहाँ डाइजेशन होता ही नहीं, जैसे सिस्टोड की बात कर रहे हैं। लेकिन जिनमें एलिमेंट्री कैनाल है भी तो लगभग वो डाइजेस्टेड फूड पाते हैं, इसलिए उनमें डाइजेस्टिव जूस का सेक्रीशन बहुत कम होता है। ये सब फिजियोलॉजिकल एडाप्टेशन में चलेगा। दूसरी चीज़ अगर हम बात करें इन सेस्टोड्स, द फूड
is absorbed through the general body surface. जनरल बॉडी सरफेस, भोजन का एब्जॉर्प्शन जो होता है वो जनरल बॉडी सरफेस से होता है। इस मेथड ऑफ न्यूट्रिशन को ऑस्मोट्रॉफिक न्यूट्रिशन कहते हैं। ऑस्मोट्रॉफी बिकॉज सिस्टोट्स डू नॉट हैव एलिमेंट्री कैनाल, माउथ एज वेल एज एनस, so that these take the already digested food material by the process of simple absorption through their general body surface. अपने शरीर के सतह से भोजन को एब्जॉर्ब करने का काम करते हैं ये अपने बॉडी सरफेस से, और ऑस्मोटिक मेथड से भोजन के एब्जॉर्प्शन की इस कला को हम क्या बोलते हैं? ऑस्मोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन कहते हैं। किसमें होता है? ये सिस्टोट्स में पाया जाता है। वेरी यूनिक क्वेश्चन दैट इज आस्क्ड फ्रॉम दिस सेक्शन। याद रखेंगे आप, ऑस्मोट्रॉफी क्या होता है? द मेथड टू टेक फूड मटेरियल थ्रू द जनरल बॉडी सरफेस बाय द प्रोसेस ऑफ सिंपल एब्जॉर्प्शन, राइट। क्योंकि इनमें एलिमेंट्री कैनाल नहीं है, माउथ नहीं है, एनस नहीं है, ये सारी चीज़ें नहीं हैं, तो इस प्रकार की फिजियोलॉजिकल व्यवस्था यहाँ पर होती है। अब अगर हम बात करें रेस्पिरेशन की, तो बिकॉज दे आर लिविंग इन साइड आवर बॉडी वेयर देर इज नो अबेंडेंसी ऑफ फ्री ऑक्सीजन, there is no free oxygen available inside the body, therefore these animals do not have the respiratory organ and respire in absence of oxygen, and this mode of respiration is known as anaerobic respiration. तो इनमें रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स नहीं होते, रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स नॉट फाउंड, रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स नहीं है, देयर इज नो फ्री ऑक्सीजन, इन होस्ट बॉडी, होस्ट के शरीर में उपलब्ध नहीं होती है फ्री ऑक्सीजन, इसलिए रेस्पायर इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, और इस मोड ऑफ न्यूट्रिशन को हम बोलते हैं एनएरोबिक रेस्पिरेशन। जो रेस्पिरेशन होता है इट इज एनएरोबिक टाइप, राइट। ऑक्सीजन है ही नहीं है होस्ट की बॉडी में, तो इस वास्ते जो है ये एनएरोबिक मोड में न्यूट्रिशन करते हैं। ये सारी बातें हो गई, समझ गए होंगे आप। इट इज द फिजियोलॉजिकल एडाप्टेशन। आइए और बात करें इम्यूनोलॉजिकल एडाप्टेशन। इम्यूनोलॉजिकल एडाप्टेशन इम्यूनोलॉजिकल एडाप्टेशन की बात कर रहे हैं। आप अच्छी तरह से समझते हैं इम्यून सिस्टम बॉडी का क्या होता है। व्हाट इज इम्यून सिस्टम? सामान्य तौर पर किसी भी ऑर्गेनिज्म में जो डिफेंस सिस्टम होता है वो शरीर के अंदर एंटीबॉडी बनता है बाहर से आए हुए एंटीजन के खिलाफ। ध्यान रहे कि एंटीजन के खिलाफ एंटीबॉडी तभी बनेगा जब एंटीजन संपर्क में आएगा, होस्ट के टिश्यू के संपर्क में आएगा। हमारा शरीर बाहर से आए हुए किसी भी घुसपैठिए के खिलाफ एंटीबॉडी बनाता है, परंतु वो हेलमिंथ के खिलाफ एंटीबॉडी नहीं बना पाता। वाई? क्योंकि हेलमिंथ की जो स्किन होती है दैट इज वेल प्रोटेक्टेड विथ क्यूटिकल। तो इनके जो टिश्यू के जो मार्कर्स प्रोटीन्स होते हैं, जो एंटीजन्स होते हैं, वो हमारी बॉडी सेल्स, जो हमारी इम्यूनोजेनिक सेल्स होती हैं, उनके संपर्क में ही नहीं आते। ऐसी कंडीशन में इनके खिलाफ कोई एंटीबॉडी नहीं बन पाता। तो है क्या कि इनकी जो स्किन होती है इज मल्टी लेयर्ड, ग्रेन्यूलर
Skin is multi-layered granular. So the body antigens of helminths do not expose to host immune system. ये है, होस्ट इम्यून सिस्टम के संपर्क में ही नहीं आते। कौन नहीं आता है? इनका जो एंटीजन होता है। तो फिर क्या होगा? नो एंटीबॉडी कैन बी फॉर्म्ड। फिर पैरासाइट के खिलाफ कोई भी एंटीबॉडी नहीं बन पाता। याद रखेंगे, ये कहानी होती है। ठीक है, अब बात करेंगे रिप्रोडक्टिव एडाप्टेशन। जी हाँ, रिप्रोडक्टिव एडाप्टेशन की बात करेंगे। पहले नोट कर लीजिए इसको। आइए बात करें रिप्रोडक्टिव एडाप्टेशन। हाई लेवल का रिप्रोडक्टिव एडाप्टेशन इनकी बॉडी में पाया जाता है। रेट ऑफ रिप्रोडक्शन काफ़ी फास्ट होता है, करोड़ों की संख्या में अंडे ये देते हैं। ठीक है, तो आप जब कभी भी हेल्मिंथ पढ़ेंगे, इनका डिटेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम आपको समझाया जाएगा। बस यहाँ केवल इतना जान लीजिए कि रिप्रोडक्टिव एडाप्टेशन बहुत ही हाई लेवल का होता है। पूरी बॉडी के अंदर अगर कोई भी ऑर्गेन सबसे ज़्यादा प्रोमिनेंट है तो वो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है। इट इज़ वेल डेवलप्ड। चाहे वो फ्लूक्स की हम बात कर रहे हैं, चाहे वर्म की बात कर रहे हैं। वर्म्स में क्या होता है कि जितने मैच्योर बॉडी सेगमेंट्स होते हैं उतने सेट में रिप्रोडक्टिव ऑर्गेन होते हैं। सामान्य तौर पर एक एनिमल के शरीर में एक सेट में रिप्रोडक्टिव ऑर्गेन होता है, लेकिन यहाँ सिस्टोट्स की अगर बात करें तो जितने बॉडी सेगमेंट्स मैच्योर फॉर्म में हैं, एवरी मैच्योर सेगमेंट ऑफ द बॉडी हैज़ अ कंप्लीट सेट ऑफ मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गेन्स। ठीक, और सेल्फ और क्रॉस फर्टिलाइजेशन दोनों पाया जाता है। तो यहाँ पर आपको मेंशन करना है कि रिप्रोडक्टिव एडाप्टेशन हाई लेवल का यहाँ पर होता है। इट इज ऑफ हाई लेवल। बहुत उच्च स्तर का एडाप्टेशन पाया जाता है, राइट। और क्या होता है, अगर हम बात करें इन सिस्टोट्स, एवरी मैच्योर बॉडी सेगमेंट has a complete set of male and female reproductive organs. जो बर्थ रेट होता है काफ़ी ज़्यादा होता है, करोड़ों की संख्या में अंडे ये देते हैं इस प्रकार से, ताकि जो रेट ऑफ मॉर्टेलिटी है वो काफ़ी कम हो। तो रिप्रोडक्टिव एडाप्टिबिलिटी बहुत है। इतना ही नहीं, सिस्टोट्स की अगर हम बात करें तो सामान्य तौर पर एनिमल्स की बॉडी में 1 पेयर टेस्टिस होते हैं। लीच में अगर हम बात करें तो सेगमेंटल अरेंजमेंट होता है, जहाँ पर एक पेयर से ज़्यादा टेस्टिस पाए जाते हैं। अर्थवर्म में एक पेयर से ज़्यादा 2 पेयर टेस्टिस पाए जाते हैं। लीच में जो है पेयर ऑफ टेस्टिस देखेंगे तो मल्टीपल होते हैं। और सबसे ज़्यादा मात्रा में अगर टेस्टिस कहीं पाए जा रहे हैं तो वो सिस्टोट्स की बॉडी में टीनिया सोलियम में होता है। लाखों करोड़ों की संख्या में टेस्टिस होते हैं, यू कैन नॉट काउंट देम। प्रत्येक सेगमेंट में हज़ारों की संख्या में ये पाए जाते हैं टेस्टिस। इसलिए अंडे जो है स्पर्म और एग की जो पैदावार होती है हाई लेवल की होती है। रेट ऑफ रिप्रोडक्शन काफ़ी तेज़ होता है, इसलिए ताकि ज़्यादा संख्या में संतानें जब पैदा होंगी
तो रेट ऑफ मॉर्टेलिटी भले ज़्यादा हो परंतु इनकी संतानें कुछ बच जाएंगी। पैदा ज़्यादा करो, कुछ अगर ख़त्म हो गए तब भी जितने बचेंगे वही कहर ढाएंगे। तो इस प्रकार से जिधर देखोगे उधर वर्म का इतिहास है, ढेर सारे ऑर्गेनिज्म ये पैदा होते हैं। रेट ऑफ रिप्रोडक्शन, इनकी जो आर वैल्यू होती है वो काफ़ी अधिक होती है। बात समझ गए होंगे आप। तो इस तरह से ये रहा पैरासाइटिक एडाप्टेशन जो मैंने आपको समझा लिया है। एंडो पैरासाइट्स में खास करके एडाप्टेशन की बात किया मैंने, राइट। तो इतनी सारी बात करने के बाद अब मैंने आपको बताया रेगुलेटर, कन्फर्मर और पार्शियल रेगुलेटर, और इनका रिस्पांस किस प्रकार का है अलग अलग प्रकार के हैबिटेट के लिए मैंने आपको समझा दिया है। यहाँ पर दो अल्टरनेट व्यवस्था और होती है, उनके बारे में जान लीजिए कि अगर वो रेगुलेट नहीं कर पाए, अगर वो कन्फर्म नहीं कर पाए और इस माहौल से बहुत ज़्यादा ऊब गए हैं जो कि इनटॉलरेबल है, तो ऐसी कंडीशन में इनके पास दो ऑप्शन और होता है जिसका मेंशन करना ज़रूरी है। आपकी बुक ने भी इसको लिखा है। तो ज़रा आइए और समझते हैं किसे कि ये दो और अल्टरनेट ऑप्शंस क्या क्या होते हैं ऑर्गेनिजम्स में। किसी भी एडवर्स कंडीशन में ये जो तीन व्यवस्था हमने इसके पहले बताया है आपको, रेगुलेटर, कन्फर्मर एंड पार्शियल रेगुलेटर, इसके अतिरिक्त दो ऑप्शन इनके जीवन में और है। वो कौन कौन है? माइग्रेशन, एडवर्स कंडीशन में अगर क्लाइमेट सूट नहीं कर रही है इनको, तो फिर अपनी अपनी कैपेसिटी के अनुसार, अपनी अपनी कैपेबिलिटी के अनुसार ये एक स्पेसिफिक एरिया से उस एरिया में चले जाते हैं जहाँ पर कंडीशन ज़्यादा फेवरेबल और सूटेबल होती है, राइट। तो माइग्रेशन का मतलब क्या होता है कि ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं मूव फ्रॉम द एडवर्स इन्वायरमेंटल कंडीशन टू सुटेबल एरिया, यहां से ये माइग्रेट कर जाते हैं। ये जो माइग्रेशन होता है, हिंदी में इसको प्रव्रजन कहते हैं, दो प्रकार का होता है। किसी कॉलोनी को आकर के ज्वाइन करने वाले ऑर्गेनिज्म और किसी भी कॉलोनी से भाग जाने वाले। तो अगर एक पर्टिकुलर एरिया से कोई ऑर्गेनिज्म चला गया तो हम इसे एमिग्रेशन कहते हैं। माइग्रेशन दो तरह का होता है, ये कॉलोनी छोड़कर जाते हैं और ये कॉलोनी को ज्वाइन करते हैं। अगर किसी पर्टिकुलर एरिया में कोई नया ऑर्गेनिज्म आता है तो हम इसे क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं ई माइग्रेशन, आई से शुरू होता है। और अगर किसी एरिया को छोड़कर कोई ऑर्गेनिज्म चला जाता है तो हम इसको एमिग्रेशन कहते हैं, ई से शुरू होता है। दोनों आपके सामने हैं, कॉलोनी को ज्वाइन करना या फिर कॉलोनी को छोड़कर चले जाना। बात समझ रहे हैं? इस प्रकार की व्यवस्था यहाँ पर माइग्रेंट्स में होती है। माइग्रेशन लोअर ऑर्गेनिज्म में भी होता है और हायर ऑर्गेनिज्म में भी होता है। उदाहरण के लिए फिश माइग्रेशन आपसे पूछा जाएगा। फिश माइग्रेशन, मछलियों में होने वाला माइग्रेशन, ये एक्वेटिक हैबिटेट में रहती हैं, आपको पता है। तो मछली में जो माइग्रेशन होता है दो प्रकार का होता है, एक होता है समुद्र से नदी में और दूसरा होता है नदी से समुद्र में। किसी भी मछली का नेचुरल हैबिटेट पॉन्ड वाटर नहीं होता, ये मैन मेड इकोसिस्टम होता है, मनुष्य के द्वारा तालाब निर्मित होता है। मछलियाँ हमेशा रनिंग वाटर में पाई जाती हैं और वहीं पर ब्रीड करती हैं, इस बात को ध्यान रखेंगे। तो या तो वो सी वाटर में होती जहाँ पर ज्वार भाटा अक्सर आता रहता है तो पानी में हलचल है, या फिर रनिंग वाटर है जैसे कि झील में पानी अगर बह रहा है तो अगर रुका नहीं है तो, कैनाल्स होती है जो पानी बह रहा है तो, या फिर नदी में होते हैं। तो रनिंग वाटर में पाई जाती हैं और वहीं पर ब्रीड करती हैं, ठीक है। अब इनमें भी माइग्रेशन होता है। माइग्रेशन दो प्रकार का होता है, इसको आप समझ लीजिए। फिश माइग्रेशन की हम बात करें अगर, फिश माइग्रेशन
मछलियों में, रिवर, and this one is the sea. It is for the purpose to मछली का अगर नेटिव हैबिटेट वाटर है, जीवन भर नदी के पानी में रहना है, परंतु अंडे देने के लिए समुद्र में जाना है, तो इस प्रकार के माइग्रेशन को कैटाड्रोमस माइग्रेशन कहते हैं। कैटाड्रोमस, अगर वो नदी से समुद्र में जा रही हैं तो यहाँ पर 1 नंबर क्या है, लिव इन रिवर। कहाँ पर रहती है मछली? नदी में, बट फॉर स्पानिंग पर्पज। स्पानिंग मीन्स अंडे देना है। मूव टू द सी वाटर। क्यों ऐसा है? क्योंकि इनके अंडों को सरवाइव करने के लिए नदी में अच्छा माहौल नहीं है। ये साल्ट कंसंट्रेशन से कहीं ना कहीं संबंध इसका होता है, तो ज़्यादा साल्टी मीडियम में इनके अंडे बेटर फील करते हैं, इसलिए ये स्पानिंग के पर्पस से समुद्र में चली जाती हैं, अंडे दे करके वापस लौट आती हैं नदी में। ठीक है, तो इन्हें हम क्या बोलते हैं? इनको बोलते हैं हम नदी से समुद्र की तरफ जाने वाले, इनको कैटाड्रोमस कहा जाता है। कैटाड्रोमस फिश, याद रखेंगे कैटाड्रोमस टूवर्ड्स सी, और इसको इस प्रकार याद कर पाएंगे नहीं। अक्सर आप कंफ्यूज हो जाते हैं कि कैटाड्रोमस किसको कहेंगे और एनाड्रोमस किसको कहेंगे। कैटाड्रोमस का मतलब टूवर्ड्स कलकत्ता, सी फॉर कलकत्ता, याद रखेंगे इसको। टूवर्ड्स कलकत्ता, सी फॉर कलकत्ता। कलकत्ता में क्या है? समुद्र है। और एनाड्रोमस मीन्स टूवर्ड्स इलाहाबाद। इलाहाबाद में कौन है? गंगा नदी है। तो अगर टूवर्ड्स इलाहाबाद है मतलब समुद्र से वो नदी में आ रहे हैं तो एनाड्रोमस होगा, और अगर नदी से समुद्र में जा रहे हैं तो टूवर्ड्स कलकत्ता मीन्स कैटाड्रोमस, सी फॉर कैटाड्रोमस एंड ए फॉर एनाड्रोमस टूवर्ड्स इलाहाबाद। तो इस प्रकार से जो पहला है इसको हम कैटाड्रोमस बोलेंगे, और जो दूसरा है उसे हम एनाड्रोमस बोलते हैं। एनाड्रोमस फिश, एनाड्रोमस फिश में माइग्रेशन जो होता है वो किधर होता है? टूवर्ड्स सी वाटर। लिव in sea towards river, live in sea, move towards river for spawning। पेट्रोमाइजान, याद आया? लैम्प्रे क्या करते हैं? जीवन भर कहाँ रहते हैं? समुद्र में। स्पानिंग करने कहाँ जाते हैं? पानी में, रिवर में। इनको हम बोलते हैं एनाड्रोमस ऑर्गेनिज्म। कौन? पेट्रोमाइजान। एग्जाम्पल लिख लेंगे। पेट्रोमाइजान का मूवमेंट जो होता है वो समुद्र से नदी की तरफ होता है, तो ये एनाड्रोमस फिश का एग्जाम्पल है। और जो ईल्स होते हैं या हिल्सा होते हैं, ये सब क्या होते हैं? ईल्स और हिल्सा, ये सब कैटाड्रोमस माइग्रेशन होता है, ये नदी से समुद्र की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पर एग्जाम्पल, अगर पहला एग्जाम्पल जो हम बात कर रहे हैं कैटाड्रोमस की, ये कौन है? रहते नदी में है, तो इनमें कौन आएंगे? ईल्स, हिल्सा, इस प्रकार की मछलियां हैं, और ये लैम्प्रे होते हैं या पेट्रोमाइजॉन बोलते हैं इनको। इनका जो है माइग्रेशन जो होता है वो एनाड्रोमस होता है टुवर्ड्स द रिवर। इस प्रकार से एडाप्टेशन की ये प्रक्रिया आप समझ गए होंगे कि कैसे इनका एडाप्टेशन मछलियों में हो रहा है। ठीक है, तो अगर ये समुद्र से नदी की तरफ माइग्रेशन करते हैं तो इनको हम एनाड्रोमस बोलेंगे, एग्जाम्पल आपके सामने नोट कर दिया। और अगर ये उल्टा माइग्रेट कर रहे हैं, टुवर्ड्स सी जा रहे हैं, तो इनको कैटाड्रोमस माइग्रेशन कहा जाएगा। इसी प्रकार से माइग्रेशन बर्ड्स में भी होता है। बर्ड्स में भी माइग्रेशन देखने को मिलता है सुटेबल प्लेस की तलाश में। तमाम बर्ड्स ऐसे होते हैं जिनमें कि डायरनल माइग्रेशन होता है, यानी कि दिन के समय वो सूरज की रोशनी की तरफ, सवेरे जैसे सूर्योदय होता है, कुछ पक्षियों को देखा होगा सूरज की दिशा में वो मूव करते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं जो चांद की तरफ चलते हैं। तो इस प्रकार से जो माइग्रेटरी बिहेवियर ऑर्गेनिज्म में होता है, इसके अध्ययन की जो ब्रांच होती है उसको हम क्रोनोबायोलॉजी कहते हैं। इस पर क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं। जो माइग्रेटरी बिहेवियर ऑर्गेनिज्म में होता है, इट इज स्टडीड इन द ब्रांच ऑफ साइंस दैट इज नोन एज द क्रोनोबायोलॉजी।
द माइग्रेटरी बिहेवियर ऑफ द एनिमल्स ये है माइग्रेशन का, हमने आपको समझा दिया। और दूसरा जो इनके पास ऑप्शन है वो कौन है, वो होते हैं सस्पेंड्स। माइग्रेशन के बाद होता है सस्पेंशन, ये दूसरा अल्टरनेट ऑप्शन है इनके पास। सस्पेंड्स ये ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं कि अगर अनफेवरेबल कंडीशन आ जाए तो इनकी जो बॉडी एक्टिविटी होती है, इनका जो मेटाबॉलिज्म होता है, रिप्रोडक्टिव एबिलिटी जो होती है, वो कुछ समय के लिए शून्य हो जाती है या फिर ये मतलब डॉर्मेंट फेज में चले जाते हैं। डॉर्मेंसी से संबंधित है इसका, अनफेवरेबल कंडीशन में डॉर्मेंट पीरियड में जाना, राइट। इससे संबंधित हम आपको 3 टर्म बताने जा रहे हैं, हाइबरनेशन, एस्टिवेशन और डायापाज की कंडीशन। हाइबरनेशन इसे हम विंटर स्लीप कहते हैं। हाइबरनेशन मीन्स विंटर स्लीप, जिसको शीत निष्क्रियता कहते हैं कि अगर टेम्परेचर बहुत कम हो गया हो इन्वायरमेंट का, तो ऐसी कंडीशन में ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं ठंडे प्रदेशों में, ये क्या होते हैं, जैसे फ्रॉग होता है, सर्दी आते ही वो कीचड़ के नीचे चला जाता है। अब उसके बाद क्या करेगा, वो केवल सर्वाइव करेगा इस पीरियड में, भोजन स्टोर कर लेता, कीड़े मकोड़े खाकर बरसात के समय में, जैसे इस समय वो ज़मीन पर फुदक रहा है, खूब कीड़े मकोड़े खा करके स्टोर कर लेगा। बॉडी में फैट बॉडीज़ होती हैं, एडिपोज टिश्यूज में रिजर्व इनका फूड मटेरियल होता है, और ये ज़मीन के नीचे चला जाता है और वहीं पर सर्वाइव करेगा अगले फेवरेबल कंडीशन के आने तक। बात समझ गए? इसको हम क्या बोलते हैं, हाइबरनेशन कहते हैं। दूसरी जो कंडीशन होती है वो कौन होता है, एस्टिवेशन होता है। एस्टिवेशन को हम समर स्लीप बोलते हैं। अगर एक्सट्रीम टेम्परेचर है, बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही है, तब भी ऑर्गेनिज्म की जो लाइफ होती है वो सस्पेंडेड होती है, ये डॉर्मेंट फेज में होते हैं, कुछ समय के लिए इनएक्टिव स्टेज में चले जाते हैं। बात समझ रहे हैं? तो यहाँ पर उसके बारे में भी लिख लेना है। ये कौन है, एस्टिवेशन। इसमें क्या होता है, इसको बोलते हैं समर स्लीप। गर्मी के समय ये काफ़ी निष्क्रिय हो जाते हैं। एक्सट्रीम जब गर्मी पड़ती है तो ये सुटेबल क्लाइमेट में चले जाते हैं, ये क्या नाम है, सस्पेंशन की स्टेज में, और इनएक्टिव फॉर्म में रहते हैं। ये बात समझ गए? एक टर्म और हम आपको बता रहे हैं, डायापाज। ये कुछ एनिमल्स में पाई जाती है जहाँ पर इनके जो अंडे होते हैं वो कुछ समय के लिए इनका डेवलपमेंटल प्रोसेस रुक जाता है, तो रिप्रोडक्टिव सस्पेंशन की स्टेज होती है। रिप्रोडक्टिव सस्पेंशन मतलब क्या हो गया कि फर्दर डेवलपमेंट ऑफ द एग अंडे का जो डेवलपमेंट है आगे का वो रुक जाएगा, या फिर अंडे जो होते हैं इनएक्टिव फॉर्म में चले जाते हैं। इस कंडीशन को रिप्रोडक्टिव डायापाज कहा जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है जो लिखा है यहाँ पर, रिप्रोडक्टिव डायापाज। कुछ समय के लिए रिप्रोडक्टिव एक्टिविटी इनकी फ्रीज कर जाती है और ये काम नहीं करते, राइट, अर्थात ये रिप्रोडक्शन की प्रक्रिया में भाग नहीं लेते हैं। तो दिस वाज ऑल अबाउट द टाइप ऑफ द रिस्पॉन्स गिवन बाय द ऑर्गेनिज्म इन चेंजिंग एटमॉस्फेयर एंड वेरियस डिग्री ऑफ एडाप्टेशन इन डिफरेंट कैटेगरी ऑफ एनिमल्स। इट इज़ वेरी लिमिटेड, बहुत वास्ट है, लेकिन हमने बहुत लिमिटेड डिस्कशन इस पर किया है, खास करके उतनी बात बताया है जिन पर आपको सवाल मिल जाएंगे परीक्षा में। अदरवाइज एडाप्टेशन तो पूरी एक बुक ही है एडाप्टेशन की, अगर पढ़ना चाहेंगे आप तो बहुत ही सिंपल फॉर्म में मैंने आपको समझा दिया ये सारी चीज़ें। और अब आएंगे और हम बात करेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पॉपुलेशंस। अपने नेक्स्ट लेक्चर में हम कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पॉपुलेशंस की बात करेंगे, पॉपुलेशंस के फीचर्स क्या क्या होते हैं, और उसके बाद पॉपुलेशन इंटरेक्शन पर चर्चा करेंगे। ठीक है, चैप्टर बड़ा है,
इंटरेस्टिंग है, मज़ा आ रहा होगा आपको हमारे डिस्कशन से। ठीक है, उम्मीद है कि समझ में आया होगा लेक्चर। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, टेक केयर।